हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा 20 सितंबर 2020 के दिन छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, दो प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न पत्र जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन से संबंधित है और दूसरा प्रश्न पत्र जो है दोस्तों वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी सम्मिलित हैं। इसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य, गतिक, प्राकृतिक, अम्ल, क्षार, पीएच, पैमाना आदि आदि। ठीक है, तो हम जो है दोस्तों इस वीडियो में जो है रासायनिक साम्य तक की जो है इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब इस वीडियो में हम इससे संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे, मतलब डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे। एमसीक्यूज भी नहीं कहना चाहिए, डायरेक्ट हम जो है प्रश्न देखेंगे और वन लाइन में आंसर देखेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा सिलेबस से निकाल के जो है इसको लिया गया है कि कोई भी टॉपिक सिलेबस इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक हो छूटेगा नहीं, सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, डिटेल में ज़्यादा नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताऊँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे मैं आपको इसका विस्तार कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने में, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न घटनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में केमिकल लोचा, तो बस वही है, समझ जाइए, है ना। केमिकल रिएक्शन जो होता है या रिएक्शन ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, इसमें जो है निम्न घटनाएं शामिल होती हैं। पहला है आपका क्या क्या होती हैं कि पदार्थ के संगठन में अपरिवर्तन। ठीक है, दूसरा पदार्थ के गुण धर्म में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, एक नया पदार्थ बनता है, उसका गुण धर्म अलग हो जाता है। तीसरा, दो पदार्थों के बीच ये क्रिया होती है, ये भी बात सही है भाई, जब तक दो पदार्थ नहीं मिलेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, ठोस हो, द्रव्य हो, हवा हो, कुछ भी हो, आपस में मिलेगा तभी जो है ये होगा। और अंतिम है, पदार्थ के द्रव्यमान में स्थिरता होती है। ठीक है, भले ये बदल जाता है लेकिन इसके द्रव्यमान जो इसका मास है बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले कारक होते हैं। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो क्या होता है, एक होता है अभिकारक, जिसे क्रिया कारक भी कहा जाता है, और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, जो चीज़ रिजल्ट आता है, जो वो उत्पाद। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होती हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दूध का दही में परिवर्तन होने के उपरांत उत्पाद क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी सरल सा प्रश्न है कि भैया दूध का दही में यदि मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, दही बनेगा। अगला है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषता अथवा गुण होता है। तो क्या होता है, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, तो कुछ कुछ प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि गैस उत्पन्न होगा, रंग परिवर्तन हो सकता है, तो समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऊष्मा में परिवर्तन हो सकता है और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ जाना है कि भाई इसमें रासायनिक क्या है, प्रतिक्रिया है ना, या अभिक्रिया हो रही है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक क्रिया कारक होता है और दूसरा होता है क्रिया कारक या अभिकारक बोलते हैं, दूसरा होता है उत्पाद। ये दोनों मिलके जो हैं शामिल होते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ है जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कारक या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। भाग लेने वाले पदार्थ का नाम आएगा तो आपको क्रिया कारक या अभिकारक नाम याद रखना है, और यदि कहेगा क्या क्या शामिल होता है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, बारीक चीज़ें समझिएगा। अगला है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वह उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है आ सकता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको इस सेक्शन से जो है प्रश्न देखने की संभावना ज़्यादा है। इस सेक्शन से आपको प्रश्न मिल सकते हैं कि आपको उदाहरण दे देगा, पूछ देगा किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या जो है हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कुछ मोटा मोटा देख लेते हैं हम लोग। जैसे भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। चांदी जो है वो काला हो जाता है, पीतल का रंग भूरा हो जाता है, काला हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। श्वसन, सांस लेना भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखना है। आलू है, सेब है, ये सबको यदि काट के रख दे तो रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, दूध का दही में जम जाना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जो सूत्र लिखा जाता है उसमें कौन सा प्रतीक होता है जिससे ये चीज़ समझ आती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एरो दिख रहा है आपको एक तरफ एक दिशा में, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ये सॉलिड में कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और एक इसमें है, ऑक्सीजन आपका गैस में है। अब ये दोनों जो हैं जब मिलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जो भी जलता है तो क्या पैदा हो जाता है, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपको बीच में एरो दिख रहा है ये प्रतीक देता है कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला है ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद जो संतुलित ना हो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, कंकाली कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको देखने मिल सकता है। अगला है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो भी अभिकारक होते हैं अथवा उत्पाद होते हैं उनके परमाणुओं में गुणात्मक वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं यदि उनको संतुलित करना है तो जो भी उनके परमाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, गुणात्मक रूप से वृद्धि करके संतुलित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक संपूर्ण रूप से लिखे रासायनिक सूत्र में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है एक रासायनिक सूत्र में। एक तो तत्वों के वर्णन होगा, दूसरा प्रतीक चिन्ह के बारे में वर्णन होगा, तीसरा परमाणुओं की संख्या लिखी होगी और चौथा भौतिक अवस्थाएं लिखी होंगी। तब आपको होगा कि ये पूर्ण रूप से रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ देख लो, ये कार्बन है, सॉलिड में है, प्लस O2 ये ऑक्सीजन ये जेल में है, और ये आपका एरो मतलब कि ये चिन्ह प्रतीक चिन्ह है और बना CO2। ठीक है, और किसमें बना, ये CO2 गैस के रूप में बना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि जो C है, O2 है, ये सब तत्व है। ठीक है, और ये जो भी कोष्टक में S है, G है, ये सब क्या है आपका, ये बता रहा है कि उस पदार्थ की क्या भौतिक अवस्थाएं हैं। कार्बन जो है तो S मतलब ठोस में है, O2 जो है ये क्या चीज़ को बता रहा है, G है ना, तो G मतलब O2 क्या चीज़ में है, गैस में है, और CO2 बना और उसके सामने G लिखा है मतलब ये CO2 क्या है, ये गैस में है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो आप एरो देख रहे हो ये प्रतीक चिन्ह है किस चीज़ का, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक चिन्ह है। और ये O2 क्या है, यहाँ ऑक्सीजन की 2 परमाणु है तो परमाणु की संख्या शामिल है, तो ये 2 बता रहे कि भाई 2 यहाँ पे परमाणु हैं ऑक्सीजन के। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं एक पूर्ण रासायनिक सूत्र के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, मैंने अभी हल्का सा चर्चा किया था आपसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करना होता है। देखो नियम क्या है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, माफ कीजिएगा, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके दौरान एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है तो जब उसको सूत्र के रूप में लिखते हैं तो हमको उसके समीकरण को भी जो है बराबर करना पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन करना होता है। ठीक है, देखो सिद्धांत क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब परिवर्तित होता है तो वो द्रव्यमान सेम रहता है। इसका मतलब क्या है
कि द्रव्यमान अपरिवर्तित है तो परमाणु भी बराबर होंगे। तो ये परमाणु भी बराबर होंगे, इसी कारण से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं से आपको घुमा कर पूछ सकता है भाई कौन कौन से प्रकार शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा होता है उपचयन और अपचयन। ठीक है, देखो संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दूसरा शब्द यूज कर सकता है, संयोजन अभिक्रिया की जगह लिख देगा आपका योगात्मक अभिक्रिया, तो योगात्मक अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को और क्या कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसी तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय शामिल होता है। ठीक है, ये आप सिलेबस में देखना ना, सिलेबस में लिखा हुआ है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, मंद गति, सब तो ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है, और अंतिम जो है दोस्तों उपचयन और अपचयन। तो ये 5 जो है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। अगला है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक साथ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह कहलाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इसको मैंने एक शॉर्ट में वहां बताया आपको, योगात्मक भी बोलते हैं। दूसरा है अगला प्रश्न, कोयले का दहन रासायनिक अभिक्रिया के किस प्रकार में शामिल होता है। तो ये जो है दोस्तों, जब कोयला जलता है तो ये किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसे C+O2, कोयला क्या है, कार्बन का अपरूपक है, तो C+O2 ये दोनों जो हैं मिलकर एक उत्पाद बनाए, क्या बनाए, CO2 बनाए। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ना संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक चीज बनाते हैं। तो यहाँ पे C और O2 दोनों मिलकर क्या बनाए, CO2 एक उत्पाद बनाए। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया के किस प्रकार में शामिल होता है। जस्ट ऊपर वाले प्रश्न का मतलब पहले वाले प्रश्न का जो है अपोजिट है। पहले मैंने बोला 2 या 2 से अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यहाँ कहता है कि एक जो अभिकारक है वो टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देता है। तो इस जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया की कौन सा प्रकार है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है दोस्तों। वियोजन मतलब होता है अलग होना। ठीक है, अपघटन हो जाना, टूट जाना, वियोजन हो जाना। ठीक है, तो शब्द का यदि मीनिंग समझोगे तो आराम से आंसर दे पाओगे। अगला है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब जो वियोजन है जिसके बारे में मैंने अभी बात की, अलग होकर बनाता है या एक जो कह सकते हैं अभिकारक होता है टूट के अलग हो जाता है और 2 उत्पाद बनाता है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, मतलब कितने प्रकार के तरीके से टूट सकते हैं। तो एक है ऊष्मीय वियोजन हो सकता है, ऊष्मा या गर्मी करके, गर्म करके। दूसरा होता है विद्युत वियोजन, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करके। और तीसरा प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी जो है कोई पदार्थ जो है, कोई अभिकारक टूट के 2 कह सकते हैं नया पदार्थ बना सकता है। अगला है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड। यहाँ आप देख सकते हैं जिसको सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, 2Ag सिल्वर हो गया, CiCl और एक कोष्टक में S को सूर्य के प्रकाश में रखने पर किस उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि भाई ये विनियोजन जो होता है उसमें 3 प्रकार होता है, ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश के द्वारा। तो तीसरा यदि यूज किया जाए प्रकाशीय वियोजन के द्वारा, तो सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सूर्य के प्रकाश में रख दे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो क्या क्या निकलेगा, 2 पदार्थ बनेंगे, एक सिल्वर दूसरा क्लोरीन का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस तरह के वियोजन का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह के वियोजन का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रकाश कौन सा है, नेचुरल है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के किस प्रकार में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 क्रियाकारक हैं,
तो जो क्रियाकारक जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, वो जो दूसरा उसके सामने जो आता है जो कम स्ट्रांग है, उसको जो है उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। तो कौन से कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ऐसा होता है? विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ऐसा होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया का नोट्स है, पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको हमारे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। ब्लॉग पे पूरी थ्योरी जो है इसकी डली हुई है, आप जाके जो है वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर www.apexstudy.co.in में जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको वहीं से मिलेंगे, इसको आप जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न, द्विविस्थापन की रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी घटना घटित होती है? तो कौन सी घटना घटित होगी? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अथवा उपचयन से क्या आशय होता है? ठीक है, ये पांचवा प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया का। तो इससे क्या आशय होता है? तो क्या आशय होता है? इस घटना में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग या वृद्धि हो जाता है। ठीक, मतलब बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण मतलब कि बढ़ जाता है, समझ जाओ, या जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और क्या हो सकता है? या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, विद्युत धनात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये घटना इसमें होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण में किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती है? तो कौन सा होता है? C+O2 लगाते हैं तो क्या बनता है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस तरह का होता है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण की घटना शामिल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अथवा जीवों द्वारा श्वसन लेना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मानव और जीव जंतु द्वारा जो भी श्वसन लिया जाता है वो किस क्रिया का उदाहरण है? उपचयन या ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत शामिल उपचयन अथवा ऑक्सीकरण के कौन कौन से उदाहरण शामिल हैं? ठीक है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न देखने मिल सकता है। तो कौन कौन से उदाहरण है जो कह सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीकरण हो रहा है? तो एक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। ठीक है, दूसरा, प्राणी द्वारा श्वसन लेना। ठीक, श्वसन लेना ऑक्सीकरण या उपचयन का उदाहरण है। तीसरा, मान लीजिए लकड़ी है या कोयला है या लालटेन है या मोमबत्ती है, ये सब का जलना, चूल्हे में गैस का जलना, ये सब चीज़ें क्या है? ऑक्सीकरण का उदाहरण या उपचयन का उदाहरण होता है। इसी तरह ठंडियों में जो है हरी घास देखना पीली पड़ने लगती है, ये भी जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है अवकारक या अपचायक कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत शामिल अपचयन या अवकरण के अंतर्गत क्या प्रक्रिया शामिल होती है? ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो पांचवा प्रकार है, ऑक्सीकरण या उपचयन और या फिर अपचयन या अवकरण। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न है कि अवकरण जो होता है या अपचयन जो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब कैसे जानेंगे कि अपचयन हो रहा है कि अवकरण हो रहा है? ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो क्या इसकी विशेषता होती है, कह सकते हैं? तो पहला तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों को भी कमी होगी। अब विद्युत ऋणात्मक तत्वों की कमी हो रही तो आप समझ सकते हैं जस्ट अपोजिट की विद्युत धनात्मक तत्वों की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, और जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसकी विशेषता होती है अपचयन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ में घटित होती हैं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स कहलाती है। ठीक है, ये जो घटना क्या कहलाती है? रेडॉक्स कहलाती है। ये ध्यान में आप बिल्कुल रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों,
लोहे पे जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है दोस्तों मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, मंद अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। काफ़ी साधारण सा डेफिनेशन है। जो रिएक्शन बहुत धीरे 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 होता है उसको मंद अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसका रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होता है, जल्दी होता है, वो जो है तीव्र अभिक्रिया होती है। तो आप जानते हैं लोहे पे जो जंग लगता है वो बहुत धीरे 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 हवा पानी के आने से लोहे का संपर्क होता है और धीरे धीरे जो है वो जंग पकड़ने लगता है और लोहे को खराब करने लगता है। अगला है निम्न चिन्ह किस अभिक्रिया का प्रतीक है? तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये भी पूछ सकता है, चिन्हों के बारे में पूछ सकता है। तो ये चिन्ह जो है किस अभिक्रिया का प्रतीक है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रतीक होता है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझा देता हूं मैं, क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब अभिकारक, ठीक है, अभिकारक से रिएक्शन होता है और वो क्या देगा, परिणाम में उत्पाद देगा। ठीक है, तो अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है, ये एक दिशा में चलता है समीकरण, ये कह सकते हैं अभिक्रिया। लेकिन यदि उल्टा होता है कि जो उत्पाद बना हुआ है उस उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाए, वही अभिकारक पुनः प्राप्त हो जाए, तो इस अवस्था को कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी कि अग्र भी चल सकता है और पश्च भी चल सकता है, दोनों तरफ वो कार्य कर सकती है अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स एरो से दर्शाते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में दिखा दिया। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, ये H2 + I2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्स एरो है, दोनों मिलकर क्या बन गया, 2HI बन गया। हम इसको इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उत्पाद के रूप में, वापस चाहे तो वापस 2H2 + I2 प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये उत्पाद वापस जो है अभिकारक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है और मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, इस रेशियो में N2 + 3H2, इस रेशियो में यदि हम कह सकते हैं अभिक्रिया होती है तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, 2NH3 प्राप्त होगा, प्लस ऊष्मा भी निकलेगी साथ में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, आपके अभिकारक हैं, N2 और 3H2। अब मान लीजिए यदि हम चाहें वापस तो 2NH3 प्लस उसमें इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमको जो है वापस जो है N2 + 3H2 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर से प्राप्त हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जो केवल उत्पाद अथवा अग्र दिशा में होती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाएंगी, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, मतलब कि केवल जो है रिएक्शन होगा और एक उत्पाद पैदा होगा, ये चीज जो होगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसमें रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब उत्पाद से वापस जो है आपका अभिकारक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के वक्त ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अनुसार CO2 के साथ कितनी कैलोरी ऊष्मा निकलती है? ठीक है, मतलब जो CO2 बनता है तो कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो कितनी होती है, 94,300 कैलोरी ऊष्मा जो है दोस्तों प्राप्त होती है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, और इसकी PDF जो है आपको ब्लॉग में मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, वहाँ जाके आराम से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।